हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। आज का हमारा सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है झारखंड पीसीएस के लिए। झारखंड जो पेपर 2 है उसको मैं आपको डिटेल में कराने वाला हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है सीएनटी और एसपीटी। ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर सीएनटी पे होने वाला है और ये पार्ट 1 है। अगला लेक्चर हमारा पार्ट 2 आएगा, उसके बाद हम एसपीटी करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम करके पेपर 2 का जीएस पेपर 2 का झारखंड स्पेसिफिक सब कुछ कवर कराएंगे। देखिए बच्चों, ये जो सीएनटी एक्ट है ये 1908 में आया था और इस पे 5 क्वेश्चंस तो कंफर्म है, कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इसमें। ये कुछ मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये टेलीग्राम पे है, सारा डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पे अपलोड होता है। देखो बच्चों, झारखंड से रिलेटेड कुछ लैंड लॉज हैं और एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं। ये हमारा सीएनटी एक्ट है 1908 का और ये एसपीटी एक्ट है हमारा 1949 का। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जाएंगे तो ये हमारा जो है टारगेट है। अब देखो सीएनटी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखें। पहले हम लैंड्स लॉज से रिलेटेड हम कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। देखो, मुंडा मंकी सिस्टम हमें समझना है। मुंडा मंकी सिस्टम एक्चुअली होता क्या था कि ये मान लो ये है गांव, ठीक है। और मुंडा सिस्टम में क्या होता था कि जो विलेज होता था, विलेज के लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वहाँ पे प्रशासन होता था। विलेज के ही स्तर पे वो काम करते थे। फॉर एग्जांपल अब ये देख रहे हो ना आप इंडिया में, जैसे कि इंडिया लेवल पे, यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट है, सरकार है, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है। वहाँ पे विलेज लेवल पे होता था मुंडा सिस्टम में। अब विलेज का जो हेड होता था, जो विलेज का हेड होता था, उसे हम कहते थे मुंडा, ठीक है, उसे कहते थे मुंडा। और उस विलेज का, उस गांव का जो पंडित होता था, जो उसे पूजा कराता था, उसे कहते थे हम पाहन। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुंडा कौन होता था? जो विलेज का हेड होता था उसे कहते थे मुंडा। और जो गांव का जो प्राइस्ट होता था, जो पंडित होता था, जो पूजा हवन कराते थे, उसे कहते थे हम पाहन। अब देखो, अब ये सारा चीज़ मंकी क्या होता था? मंकी। अब 8-10 गांव को अगर मिला दिया जाए, अगर 8-10 गांव को मिला दिया जाए और उसके हेड को, एक हेड होता था, उसे कहते थे हम मंकी कहते थे। इस मंकी का काम क्या होता था? तो इस मंकी का काम होता था कि यदि मुंडाओं के बीच में अगर कभी डिस्प्यूट्स हो जाता है, यदि गांव का जो चीफ है अगर उनके आपस में कभी डिस्प्यूट्स हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मंकी सिस्टम बनाई गई थी। तो ये है मंकी मुंडा सिस्टम। इतना आपको समझ में आया क्या? अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये इनकी व्यवस्था थी तो यहाँ पे ज़मीन तो होते थे, लेकिन ये जो ज़मीन होता था ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होता था, किसी एक इंसान का नहीं होता था, उसे एक कम्युनिटी ओन करती थी। यानी कि वो पूरे गांव का होता था वो ज़मीन, और पूरी जितनी बड़ी कम्युनिटी है उतना बड़ा उनका ज़मीन होता था, सब उसे ओन करते थे। और किसी के अंदर ये फीलिंग नहीं थी ये ज़मीन मेरी है, ज़मीन उसकी है। तो कोई कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल का था ही नहीं वहाँ पे, वहाँ कम्युनिटी का ज़्यादा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए विलेज है, विलेज में कुछ एरिया ऐसे होते थे जिसको हम राजहंस ज़मीन कहते थे। ये राजहंस ज़मीन होता था, राजा के लिए होता था, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन, जो भी फसल, जो भी अनाज निकलेगा उसका कुछ टैक्स हमें राजा को देना पड़ता था। इसके अलावा कुछ ऐसे ज़मीन होते थे जिसे हम सरना लैंड कहते थे। ये देखो, ये है राजास लैंड, जो राजा के लिए स्पेसिफिक था, राजा को देना था, वहाँ पे जो भी उगाई होगी। एक होता था सरना लैंड जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए होता था। यहाँ पे कुछ ऐसे ज़मीन का हिस्सा है जो रिलीजियस, धार्मिक गतिविधियों के लिए होता था। और उसके अलावा कुछ ऐसे ज़मीन थे जिसे जैसे कहते थे अखाड़ा, जिसे कहते थे अखाड़ा। ये जो अखाड़ा होते थे ये कम्युनिटी डांसिंग, सेलिब्रेशन, इन्जॉयमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए होता था अखाड़ा। और कुछ थोड़े मोड़े ऐसे ज़मीन बच गए जो होते थे किसी रेगुलर काम के लिए, जैसे कोई मान लो कैटल लगाना है, कुछ लगाना है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो इस तरीके से ज़मीन का एक बंटवारा होता था कि ज़मीन को इस तरीके से वो यूज करते थे। अब देखो, ये जो मुंडा मंकी सिस्टम है ये लगभग जो कोल्हन एरिया वाला है। आप देखे होंगे झारखंड का अगर आप मैप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इधर वाला जो एरिया है, कोल्हन वाला एरिया, यहाँ पे मुंडा मंकी सिस्टम अभी भी थोड़ा सा आपको दिखेगा, विजिबल आपको लगेगा। चलो हम आगे देखते हैं, हम इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि
कि 1765 में आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गया था, दीवानी का अधिकार मिल गया था, यानी कि अब वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती थी। ये आखिर कैसे हुआ? ये पहले 1757 में बैटल ऑफ पलासी में जब अंग्रेज जीत गए, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, फिर उसके बाद 1764 में फिर से हुआ बैटल ऑफ बक्सर, वो भी जीत गए। उसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी साइन हुआ और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गया बंगाल में। और आपको पता है कि बंगाल में कहाँ कहाँ होता था, एक बिहार भी आता था और उड़ीसा भी आता था, यानी कि बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी बहुत बड़ी थी। और जो बिहार था उसमें झारखंड भी आता था। अभी ये 2000 में अलग हुआ है, 15 नवंबर 2000 में। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे जब उसको दीवानी राइट मिल गया, यानी कि अब रेवेन्यू जो है, अब जो रेवेन्यू वो खुद कलेक्ट कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि उनके पास पैसे अब धीरे धीरे आने लगे। और जब उनके पास पैसे आने लगे तो वो धीरे धीरे बदलाव भी लाना शुरू कर दिए कि हम किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करें, हम कैसा एक स्ट्रक्चर लेके आएँ जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएँ। तो उसी के संदर्भ में 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं जमींदारी सिस्टम। जमींदारी व्यवस्था में क्या थी कि एक जमींदार होता था, वो अब सारा का सारा जो ज़मीन होता था, ज़मीन अब उसके अंडर में हो गया, अब ज़मीन। तो ये चीज़ सारी चीज़ें हैं। अब 1832 में इस बदलाव के बाद, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक ज़मीन जो है वो उसे कम्युनिटी ओन करती थी, वो किसी का स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन ज़मींदारी व्यवस्था के बाद अब वो ज़मींदार की हो गई थी ज़मीन। तो इस चीज़ को देखते हुए कोल अपराइजिंग हुआ, कोलों ने विरोध कर दिया। और इस कोल विद्रोह कब हुआ था? ये देखो 1832 में हुआ था। फिर उसके बाद आपको पता है कि 1857 में अभी तक का सबसे बड़ा रिवोल्ट हुआ था, जिसे हम ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी और उसने कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव किए थे। इस बदलाव के संदर्भ में 1869 का छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट भी पास हुआ था। ये छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट जो पास हुआ था, इसमें कमिश्नर व्यवस्था लाई गई थी। जिस तरीके से आज के समय संदर्भ में जैसे कमिश्नर व्यवस्था है, उस तरीके से उसमें कमिश्नर व्यवस्था लाई गई थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 1879 में छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेंट्स प्रोसीजर एक्ट पास किया गया। छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेंट्स प्रोसीजर एक्ट पास किया गया। और फाइनली 1908 में, देखो 1908 में छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट, ये सारी चीज़ें पास की गई, CNT एक्ट पास किया गया। और आज का जो हम CNT एक्ट पढ़ते हैं ये 1908 का ही है, जिसे अंग्रेज़ों ने पास किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री। अब देखो इसका थोड़ा सा हम अगर टाइमलाइन देख लें, आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ें नहीं। ये देखो 1895 और 1900, आखिर 1908 में ही उनको क्यों लाना पड़ा CNT एक्ट? CNT एक्ट क्यों लाया गया, पहले आप ये समझो। देखो CNT एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि जो ज़मीन था, जो लैंड था, अंग्रेज़ों को लैंड के ऊपर या फिर जंगल जो है, जंगल है, उनके ऊपर उन्हें जो है यहाँ पे उनसे रेंट लेना था, लगान लेना था। तो वो किस तरीके से लगान लें? अब उन्होंने नेशनल लेवल पे तो व्यवस्था ला रखी थी, एक ज़मींदारी व्यवस्था थी, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और दूसरी महलवाड़ी व्यवस्था थी। ये तो हर जगह अच्छे से काम कर रहा था उनका, लेकिन झारखंड में उन्हें लगान लेने में बहुत दिक्कत आती थी। अब इसके लिए वो क्या करें, क्योंकि अगर कोई भी वो लगान लेने जाते, चाहे वो बिचौलिए जाते, चाहे अंग्रेज खुद जाते, तो उस पर जो वहाँ के लोकल ट्राइबल थे वो इसका विरोध कर देते, विद्रोह कर देते, और विद्रोह भी बहुत कड़े लेवल पे होता। इस चीज़ से निपटने के लिए उन्होंने जो है 1908 में CNT एक्ट पास किया। लेकिन आखिर वहाँ पे ऐसा हुआ क्या जिससे ब्रिटिश इतनी बड़ी जो साम्राज्य थी वो हिल गई? असल में बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। बिरसा मुंडा एक राजा माने जाते हैं और एक भगवान की तरह माने जाते हैं पूरे झारखंड में। उनकी अध्यक्षता में वहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ और अंग्रेज़ों को बहुत कड़ा इन्होंने विरोध किया। हालांकि उनकी डेथ के बाद जब वो मर गए रांची जेल में 9 जून को 1900 में, तो ये विद्रोह थोड़ा सा कम हो गया। और 1903 में लेकिन ये हुआ कि 1903 में CNT एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया। CNT एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब देखो CNT एक्ट जो है, अब ये देखो 1903 में यहाँ पे CNT एक्ट का ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि CNT एक्ट का जो ब्लूप्रिंट है, जो ड्राफ्ट है, वो किसने तैयार किया था? तो इसका ब्लूप्रिंट याद रखना बच्चों, जॉन एच हॉफमैन ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ये देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ 2 स्टार है ना, वो इम्पोर्टेंट है।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये चीज़ CNT एक्ट किस कानून के तहत लाई गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को एक जस्टिफिकेशन चाहिए होता है कि वो हर चीज़ को एक लीगल तरीके से काम करते हैं। तो वो देखो बच्चों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का जो सेक्शन 5 है उसके तहत इन्होंने CNT एक्ट जो है पास किया है। कब पास किया है? 1908 में पास किया है। तो याद रखना है आपको, 1908 में आपका CNT एक्ट पास किया गया और 1949 में आपका SPT एक्ट पास किया गया। और ये जो SPT एक्ट था, यहाँ भी देख सकते हो आप, एक कमेटी बैठी थी, उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, जिस कमेटी का नाम था मिस्टर गंजेर। ये क्वेश्चन पूछता है, मिस्टर गंजेर। इस कमेटी के बाद जो है, इस रिपोर्ट के बाद ही यहाँ पे बिहार सरकार ने SPT एक्ट लाया था। तो ये तो आज़ादी के बाद पास हुआ है, आज़ादी 1947 में मिल गई थी, उसके बाद बिहार सरकार ने पास हुआ है। हालांकि बिहार जब झारखंड अलग हो गया तो फिर ये SPT एक्ट जो है ये झारखंड के लिए हो गया। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो पेसा एक्ट है, पेसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ये 1996 में पास हुआ था। कब हुआ था? 1996 में। ये क्या है डिटेल में हम देखेंगे इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछता है। अब ये है, इसके लिए भी कमेटी बनी थी, उसका नाम है भूरिया कमेटी। इस भूरिया कमेटी ने अपना रिपोर्ट सौंपा था, उसके बाद ही पेसा एक्ट पास हुआ था। याद रखना, भूरिया कमेटी बनी थी 1995 में, इसने अपना रिपोर्ट सौंपा था और 1996 में कानून पास हुआ, जिसको कहते हैं पेसा एक्ट। तो ये कुछ टाइम लाइन थी जो आपको बताना जरूरी था। अब देखो उसके बाद क्या हुआ। अब ये जो CNT एक्ट पास किया गया है, तो CNT एक्ट, ये आप देख लो, ये पूरा झारखंड का एक मैप है। इस झारखंड के मैप में आप देख सकते हो कि ये जो कोल्हन वाला डिवीज़न मैं आपको बता रहा था ना, विल्किंसन रूल थोड़ा सा फॉलो होता है इधर, मुंडा मंकी सिस्टम इधर फॉलो होता है। और ये वाला देखिए जो CNT एक्ट है ना, वो CNT एक्ट इधर लागू नहीं होता है, CNT एक्ट इधर लागू नहीं होता है, यहाँ पे SPT एक्ट लागू होता है, ये वाला जो एरिया है संथल परगना डिवीज़न में। और ये जो CNT एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लागू होता है? इस संथल परगना डिवीज़न को छोड़ के, यानी कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपका CNT एक्ट लागू होता है। और इतना वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे SPT एक्ट लागू होता है। तो इतना आपको समझ में आया। देखो इसके अंदर कौन कौन सी आती है जहाँ जहाँ CNT एक्ट लागू होता है। एक तो आपका हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर, एक साउथ छोटा नागपुर, एक पलामू, एक कोल्हन, यानी कि इन चारों में जो है आपका CNT एक्ट लागू होता है। और यहाँ वाला जो एरिया है संथल परगना डिवीज़न जो है, ये देखो आप, ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं संथल परगना डिवीज़न, संथल परगना डिवीज़न। इन संथल परगना डिवीज़न में कितने आते हैं? टोटल 6 आते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। जामताड़ा फेमस है, आपको पता है ना कि बहुत सारे फ्रॉड कॉल जामताड़ा से होते हैं, तो आपको जामताड़ा याद रहेगा। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। चलो इतना तुम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब CNT एक्ट के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। याद रखना बच्चों, ये हमारा पार्ट 1 है। CNT एक्ट का पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम सारा चैप्टर्स तो करेंगे ही, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो भी हम करेंगे, ठीक है। चलो अब ये जो CNT एक्ट 1908 का है, ये आपको मैंने बताया कि ये वहाँ वाला एरिया छोड़ के, संथल परगना वाला डिवीज़न छोड़ के, ये हर जगह लागू होता है, इतना आपको पता है। ये कब पास किया गया था? ये तो 1908 में पास किया गया था, ठीक है। बिरसा मूवमेंट, जो बिरसा मुंडा का जो मूवमेंट था, उसके बाद ही ये पास किया गया था। और अभी तक ये 26 बार इसको बदला जा चुका है। याद रखना बच्चों, 26 बार, 26 टाइम्स इसको अमेंड किया जा चुका है। कुछ चीज़ें लाई जाती हैं, कुछ चीज़ें हटाई जाती हैं। लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स था, लेटेस्ट जो बदलाव किया गया था वो 1995 में किया गया था। और 1962 का जो अमेंडमेंट था, जो बदलाव था, जो संशोधन था CNT एक्ट में, उसमें जो वीकर कास्ट है ST के अलावा, अभी तक वीकर कास्ट ST को माना जाता था, लेकिन वीकर कास्ट SC और OBC इसको भी शामिल कर लिया गया, इनको भी इंक्लूड कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का भी एंगल इसमें बताता हूँ आपको। एक्चुअली है क्या, ये जो CNT एक्ट पास हुआ है, ये जो SPT एक्ट पास हुआ है, ये जितने भी लैंड रिलेटेड जो लॉज हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता है टोटल 12 शेड्यूल है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 9th शेड्यूल है उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। 9th शेड्यूल में जितने भी लैंड रिलेटेड लॉज हैं, जो भी स्टेट के लैंड रिलेटेड लॉज हैं,
ज़मीन से रिलेटेड जो कानून है वो 9th शेड्यूल में लिखे जाते हैं। 9th शेड्यूल में जब कोई चीज़ डाल दी जाती है ना तो उससे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है। किससे मिल जाता है? सुप्रीम कोर्ट से। अब इसे सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं हटा सकती है, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू हर चीज़ का हो सकता है, लेकिन उससे फिर भी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये यही बता रहा है कि यहाँ पे ये इट इज़ बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। अब इसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती थी, लेकिन हालांकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जुडिशियल रिव्यू किसी भी चीज़ का कर सकती है। खैर, और यहाँ पे एक बार अगर बन गया तो उसे स्टेट जो है उसमें सिर्फ अमेंडमेंट ला सकती है, उसे रिपील नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती। ख़त्म सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब 9th शेड्यूल में कौन कौन से रिलेटेड लॉज हैं? तो लैंड टेन्योर से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, लैंड टैक्स से रिलेटेड, रेलवे इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड जो भी लैंड से रिलेटेड जो भी कानून बनाए गए हैं वो 9th शेड्यूल में डाला गया है, याद रखना। अब ये जो 9th शेड्यूल है इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत ये आया गया है। आपको पता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 शेड्यूल था, तो 9th शेड्यूल जो आया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उससे 9th शेड्यूल डाला गया था, जिसमें 9th शेड्यूल में ये प्रोविजंस रखे गए थे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब देखो, मैं आपको कुछ और बताऊं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि ये जो CNT एक्ट है इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस हैं। तो आपको याद रखना, इस CNT एक्ट में टोटल 19 चैप्टर्स हैं। कितने हैं बच्चों? 19 चैप्टर्स। टोटल 19 चैप्टर्स हैं और टोटल सेक्शन है 271। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये सारा चीज़ें हम डिटेल में करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है जिसको मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स बता रहा हूँ। पार्ट सेकेंड में हम आपको और डिटेल बताने वाले हैं, सारा सेक्शंस बताने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊँगा, देखो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए वही इम्पोर्टेंट है। अब ये जो ट्राइबल्स के जो लैंड झारखंड में, उसकी एक अपनी एक जो कहने के तरीके हैं। लैंड जो है वहाँ पे किस तरीके की ज़मीन वहाँ पे हैं और उन्हें कैसे कैसे ट्राइबल्स को वो बिलोंग करते हैं, ये इसका एक अपना सिस्टम है। वो चीज़ हमें समझना है, क्योंकि ये वर्ड समझने के बगैर हम इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि CNT एक्ट होता क्या है। ये चीज़ अब देखो, ये है मुंडारी खुट्टी कट्टीदार। मुंडारी खुट्टी कट्टीदार, ये मुंडारी खुट्टी कट्टीदार क्या होता है ये चीज़ समझना है आपको। देखो, ये है ज़मीन, यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारा जंगल है, यहाँ पे पेड़ है। अब मान लो पहले हमेशा यहाँ पे जंगल ही होते थे। अब कोई भी नया आदमी आएगा, वहाँ बसेगा, तो वो धीरे धीरे पेड़ काटेगा, वो रहने लायक बनाएगा। वहाँ ज़मीन अगर वहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो उसे प्लेन करेगा, जिससे कि वहाँ खेती हो सके, खाने पीने की कुछ व्यवस्था हो सके। तो ये सारी चीज़ें पहले थी। अब यहाँ पे मुंडा आए। मुंडा जब यहाँ पे आए तो उन्होंने इसी पेड़ को इस तरीके से उन्होंने काटा, वहाँ पे प्लेन एरिया बनाया, रहने लायक बनाया और वहाँ पे अनाज उगाने लायक बनाया। जब सारी चीज़ें हो गई तो उस एरिया को हम कहते हैं मुंडारी खुट्टीदार। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आप कहीं भी सुनोगे मुंडारी खुट्टीदार या फिर खुट कट्टीदार, ये जो खुट कट्टीदार है ये हमेशा मुंडाओं के लिए यूज़ होता है। याद रखना आपको, खुट कट्टीदार। ये जो खूट है, खूट, ये खूट एक फैमिली का होता है, याद रखना। यानी कि कई सारे खूट हो सकते हैं ना, कई सारे मुंडा आ सकते हैं, तो एक फैमिली को एक खूट कहते हैं, एक फैमिली को एक खूट कहते हैं। ये खूट कोई और है, ये खूट कोई और है, ये दूसरे फैमिली का है, ये दूसरे फैमिली का है। तो ये जो खूट कट्टीदार हैं ये हमेशा मुंडाओं की ज़मीन की बात करते हैं कि उनके पास एक कस्टमरी राइट है, उनके पास कोई लिखित उनके पास प्रमाण नहीं है, वो कस्टम से चला आ रहा है, ट्रेडिशन से चला आ रहा है कि उनके पूर्वजों ने उस पर काम किया है, अब वो भी काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है। दूसरे तरीके की जो ज़मीन का टेन्योर बताया गया है वो है भुइनहारी टेन्योर। भुइनहारी टेन्योर, ये जो बच्चों भुइनहारी टेन्योर है, देखो अगर सेम वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट वही है कि यहाँ पे पेड़ थे, यहाँ पे काटी गई, यहाँ पे फसल लायक बनाया गया, प्लेन बनाया गया, यहाँ पे रहने लायक बनाया गया, तो अगर इसे मुंडा करते हैं, मुंडा, तो इसे खुट कट्टीदार कहते हैं। यदि इसे मुंडा नहीं करते हैं, कोई और करता है, यानी कि मुंडाओं के अलावा कोई और करता है, जैसे ओरांव करते हैं या फिर और दूसरे करते हैं, तो उसे हम कहते हैं भुइनहारी। क्या कहते हैं उसे? भुइनहारी। यानी कि ये नॉन मुंडारीज एरियाज़ हैं, जहाँ पे मुंडास नहीं है, जो मुंडास की ज़मीन बिलोंग नहीं करती है, उसे कहते हैं भुइनहारी टेन्योर। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो दो तरीके की ज़मीन हो गई, एक हो गई खूंट कट्टीदार हो गई जो मुंडाओं की है, एक है भुइनहारी ज़मीन हो गई जो मुंडाओं की नहीं है, और तीसरी ऐसे जनरल ज़मीन है जिसे हम कहते हैं रैयत। रैयत जो दूसरों को बिलोंग करते हैं। मान लो ये ज़मीन है ना,
इस ज़मीन को मान लो इसका एक अपना ओनर है, इसका एक मालिक है, वो कल्टीवेट भी करता है, वो फसल भी उगाता है या फिर दूसरों से फसल उगवाता है, उसे हम कहते हैं रैयत। याद रखना, वो जो ज़मीन एक किसान की बिलोंग करती है और किसान भी उस ज़मीन का मालिक है, उसे हम कहते हैं रैयत। अब रैयत भी डिफरेंट तरीके का होता है, वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इतना आपको समझ में आया। चलो अब इसके ऊपर कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए हैं पहले, और आपको इस क्वेश्चंस देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, हमें सारे सेक्शंस पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं। तो सारे सेक्शंस नहीं पूछते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वही पूछता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, इसमें सेक्शन 71A पूछ लिया है, तो आप सारा सेक्शन पढ़ने लगोगे, ऐसा नहीं है। ये 2016-17 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो इसमें चेंज लाने की कोशिश की थी, इसीलिए ये न्यूज़ में था और इसलिए क्वेश्चन पूछ भी लिया है। ये चीज़ आपको समझनी है। अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है तो सेक्शन आपको पढ़ना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये 46 वाला जो सेक्शन है ना, ये भी न्यूज़ में था, तो इसलिए भी इसने ऐसा पूछ लिया है। अब यही सारी चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो तो हमें पढ़ना ही है। जैसे देखो सेक्शन 33 है, ये तो हमें पढ़ना ही है। ये संथल परगना टीनेंट एक्ट, SPT एक्ट का है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं, टोटल मैंने आपको यहाँ पे 14 क्वेश्चन दे रखे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये आपको मैं जो नोट्स लेके आया हूँ और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये माइंड प्लान के नोट्स हैं, माइंड प्लान के। इसमें कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको चाहता हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट दूँ, वो कंटेंट मैं कहीं से भी लेके आऊँ। तो ये माइंड प्लान का कंटेंट है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ये क्रेडिट माइंड प्लान को जाती है, क्योंकि मैं उसके ही कंटेंट लेके आपको अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, जिससे कि आपका JPSC निकल सके। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और लास्ट में ये देखो, ये दे रखा है यहाँ पे, इसके आंसर्स दे रखे हैं, तो आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी, आपके आंसर्स भी सही रहेंगे, आप मैच भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम CNT एक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, वो हम करने वाले हैं उसमें। क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।